हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गोविंदगढ़ नामक एक गांव में दो दोस्त रहते हैं जिनके नाम प्रीतम और जयदीप रहते हैं। दोनों एक दिन एक व्यापार शुरू करने का सोचते हैं। यार सच में ये रोज रोज की मेहनत मशक्कत कर करके तो मैं थक गया हूँ। अब बस मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मुझे कम मेहनत करके पैसा मिले, और इसका एकमात्र उपाय है व्यापार। चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन हम दोनों दोस्त मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। बोल, देगा ना मेरा साथ जयदीप? प्रीतम, लेकिन अरे मेरे भाई, लेकिन वो को मार गोली। मुझ पर भरोसा है ना तुझे? हाँ हाँ, वो तो है। ठीक है, मैं तुझे पैसे देने के लिए तैयार हूं। तो तय रहा, हम दोनों एक नया व्यापार शुरू करेंगे और वो होगा सब्जियों का व्यापार। गांव के किसानों से कम दाम में सब्जियां खरीदकर हम शहर में ज्यादा दाम में सप्लाई करेंगे, और ज्यादातर हरी सब्जियां। लेकिन किसानों से कम दाम में क्यों खरीदना, जबकि सबसे अधिक मेहनत तो उन लोगों की ही होगी ना। ओफो, तो भी ना यार। अरे व्यापार करने में ये दूसरों के बारे में सोचते समझते नहीं बैठते, दिमाग से काम चलाना पड़ता है, दिल को पीछे छोड़कर। समझा तू? ठीक है प्रीतम। प्रीतम और जयदीप अब सब्जियों का व्यापार शुरू करते हैं और 1 महीने में ही उन दोनों को ही ढेर सारा मुनाफा होता है। जयदीप की बीवी सुलेखा उससे कहती है, जी आज आपको सारे पैसे मिल जाएंगे ना? हाँ हाँ सुलेखा, प्रीतम और मेरे व्यापार ने काफी तरक्की की है। हम नौकरी करके 6 महीनों में जितना कमा सकते थे उतना हमने 1 महीने में कमाया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब मैं जा रहा हूँ प्रीतम के घर पर, उससे अपने हिसाब के पैसे मांगने। जी ठीक है, जल्दी आइएगा वापस। हाँ सुलेखा, तुम ना आज वो घेवर बनाना। आज पैसे आने वाले हैं तो मुंह मीठा करना तो बनता है ना। देसी घी में ही बनाना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, बना दूंगी। जयदीप प्रीतम के घर जाता है। जब वो उसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखता है, उसका पड़ोसी उससे कहता है, अरे भाई, वो प्रीतम तो रात को ही घर खाली करके चला गया कहीं पर। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रीतम मुझे बिना बताए कहाँ चला गया? उसके पास मेरे हिस्से के इतने सारे पैसे हैं। वो कहाँ गया है? कुछ पता है आपको भाई साहब? नहीं भाई, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। बस इतना जानता हूं कि वो कल रात को ही निकल चुका है गांव से अपना सारा सामान लेकर। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं प्रीतम को कहाँ ढूंढूंगा? अब वो कहीं नहीं मिलेगा तुझे तो लगता है वो तुम्हें चूना लगाकर चला गया है। तुम्हारे पैसे तो गए अब। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेचारा जयदीप प्रीतम को गांव भर में ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। जयदीप और उसकी बीवी सुलेखा अब बहुत परेशान हो जाते हैं और वो दोनों पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाते हैं। सुलेखा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रीतम, मेरा जिगरी यार, मुझे इतना बड़ा धोखा दे जाएगा। उसने बहुत गलत किया है, ये मेरे साथ बहुत गलत किया है। जी, अब जो हो गया है उसे बार बार याद करके क्या फायदा? अब आगे का क्या है वो सोचना होगा हमें। मैं तो नया व्यापार शुरू करने के चक्कर में अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठा हूं। आइंदा से कभी किसी पर विश्वास ही नहीं करूंगा। मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा। हाँ जी, सही कह रहे हो। आप परेशान मत होइए, मैं भी नौकरी ढूंढने लगती हूँ। अगर कोई नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है सुलेखा। सुलेखा और जयदीप दोनों पति पत्नी अब गांव में नौकरी ढूंढने लगते हैं, लेकिन 3 से 4 दिनों तक निरंतर नौकरी ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती, जिस कारण वो दोनों और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी अब हम क्या करेंगे सुलेखा? नौकरी तो मिलने से रही, इतने प्रयास किए हमने। अब तो केवल एक ही उपाय है। क्या सुलेखा? मैं अपना छोटा सा ठेला लगाऊंगी गांव के बाजार में, और ठेले पर घर का बना हुआ दाल चावल और सब्जी रोटी बेचूंगी। लोगों को वो बहुत पसंद आएगा। हाँ सुलेखा, ये सही सुझाव है। आजकल लोगों के घर का खाना बाहर कहीं मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अब ऐसे छोटे से ठेले पर ही तुम्हारी सारी उम्मीदें हैं। भगवान जी साथ दे बस हम हमारा।
सुलेखा और जयदीप दोनों मिलकर अपना एक छोटा सा ठेला लगाते हैं। वहां पर सुलेखा बढ़िया से दाल चावल बनाती है और साथ ही तरह तरह की सब्जी और रोटियां भी पकाती है, और जयदीप ग्राहकों को परोसने एवं सुलेखा का हाथ बटाने का काम करता है। इस तरह दोनों मियाँ बीवी साथ में उस ठेले को चलाने लगते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। इतने स्वादिष्ट और लज्जतदार दाल चावल तो जमाना हो गया खाए हुए। बचपन की पुरानी यादें ताजा कर दी आपने तो बहन जी। हाँ हाँ, आपके ठेले पर मिलने वाला सारा खाना एकदम जायकेदार और पौष्टिक है। यहाँ तो मैं रोज आया करूंगा अब। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए भाई साहब, आपका दाल चावल पापड़ और अचार, और ये आपका पनीर पराठा मक्खन मारकर। ओह, क्या बात है जी, क्या बात है, एकदम बढ़िया जी। जयदीप और सुलेखा के जीवन में फिर से खुशियां आ जाती हैं। वो दोनों अपने घर पर नए नए बर्तन, टीवी और फ्रिज लाते हैं। गांव में शायद ही किसी के घर में ये सब होता होगा। ये सब देख उनकी पड़ोसन भवरी उन पर बहुत जलने लगती है। नहीं, ये दोनों इतने खुश नहीं रह सकते हैं। इनके पास धीरे धीरे सब कुछ आ रहा है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। इनकी खुशियों पर तो मैं ग्रहण लगा कर ही रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भवरी उन दोनों के ठेले के सामान में, दाल चावल में कंकड़ मिला देती है। रात के अंधेरे में उसे ये काम करते हुए कोई नहीं देख पाता। अब देखना, कल जब तुम्हारे ग्राहक तुम्हारे हाथ के दाल चावल खाएंगे, तब उनकी जान खतरे में चली जाएगी, और इसी के साथ तुम दोनों को भी सजा मिलेगी, और तुम दोनों की सारी खुशियां गम में बदल जाएंगी, जयदीप और सुलेखा। अगले दिन भवरी दूर से उनके ठेले को छुप कर देखती है। तब उसे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि किसी भी ग्राहक को कोई परेशानी नहीं होती है, बल्कि सभी मजे से खाना खा रहे होते हैं। हैं? ये क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से कल रात को सारी सामग्री में, दालों में, चावल में कंकड़ मिलाए थे, लेकिन यहाँ तो सभी ग्राहक मजे से खाना ठूस रहे हैं। माजरा क्या है आखिर? भवरी को कोई देख ना ले, इसीलिए वो वहां से चली जाती है, और तभी उसे उसका पति जगदीश कहता है। क्यों भावरी, हो गई हैरान सारे ग्राहकों बिना कैसी दिक्कत के खाना खाते देख? ये आप क्या कह रहे हो जी? आपको सब कैसे पता चला? रात को जब तुम चुपके से जयदीप और सुलेखा भाभी के ठेले पर जाकर उनके सामान में कंकड़ मिला रही थी, तभी मैं भी तुम्हारे पीछे ही था। मैंने तुम्हारा पीछा किया था, और इसलिए मुझे सब रात को ही पता चल गया था, और मैंने वक्त रहते ही सारी सामग्री वहीं बदल दी। क्या? तभी वहां उनके घर सुलेखा और जयदीप भी आते हैं। आप दोनों? भावरी, तुम्हें इन दोनों के पेट पर लात मारते हुए शर्म नहीं आई? अरे वो ठेला इनकी रोजी रोटी है। तुमने उसके बीच में मुसीबत लाने के बारे में सोचा? भूलो मत, ये दोनों वही जयदीप और सुलेखा भाभी हैं जिन्होंने हमारी एक बार नहीं बल्कि कईयों बार मदद की है, और हमारे सुख दुख के साथ ही रहे हैं। पड़ोसियों से भी बढ़कर हैं ये दोनों हमारे लिए। भवरी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस होता है। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जयदीप भाई, सुलेखा भाभी, मैं हाथ जोड़कर आप दोनों से माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैं पता नहीं जलन के मारे क्या कर रही थी। ये भूल गई थी कि आप दोनों कितने अच्छे हैं, और आप दोनों ने हमारी कितनी मदद की है। आप दोनों के साथ मैं इतना गलत करने जा रही थी। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अंत में आपको अपने किए का पछतावा है, ये जानकर बड़ी खुशी हुई। व्यक्ति अक्सर भावनाओं में बह जाता है, चाहे वो भावनाएं अच्छी हो या बुरी, लेकिन अंत में आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, ये जरूरी है। जयदीप और सुलेखा भवरी को माफ कर देते हैं, और उसके बाद वो दोनों खूब मेहनत करते हैं और गांव में अपना एक बड़ा ढाबा खोलते हैं। चंद्रपुर कहकर एक गांव में सोहनलाल अपने भांजे दिव्यम के साथ रहता है। दिव्यम एक बहुत ही मेहनती और पढ़ाकू लड़का होता है, और वो स्कूल में हमेशा हर परीक्षा में अव्वल आता है। मामा मामा मामा, ये देखो, इस बार भी पूरी परीक्षा में मैं ही अव्वल आया। अरे वाह, मेरा भांजा दुनिया का सबसे बेस्ट भांजा है। मुझे पूरा विश्वास था कि तू ही अव्वल आएगा, और इसीलिए मैंने तेरे लिए तेरी पसंद का ये गाजर का हलवा बना कर रखा था। ये ले, खा बेटा। नहीं मामा, मेरा मुंह मीठा करने से पहले हमें भगवान जी का मुंह मीठा करना चाहिए। आप पहले यह हलवा भगवान जी को भोग चढ़ाइए। वाह बेटा वाह,
तू संस्कारों के मामले में पूरा दीदी और भैया पर ही गया है। काश वो दोनों आज तुझे अपने जीवन में इतनी तरक्की करते हुए देख पाते, कितना अच्छा होता फिर। कोई बात नहीं मामा, अब वो दोनों भगवान जी के पास जा चुके हैं, इसलिए मेरे माँ और पापा तो आप ही हो, इसलिए आप ही देखकर खुश हो जाओ। वो दोनों ऊपर से देखकर खुश हो ही रहे होंगे। हाँ बेटा। दिव्यम सोहन लाल का बनाया हुआ हलवा खाता है और उसे वो बहुत पसंद आता है। ओह मामा, ये हलवा नहीं, ये तो साक्षात अमृत है, अमृत। मामा, आपके हाथों के बनाए ये किसी भी पदार्थ का कोई तोड़ ही नहीं है। आपके हाथों में अलग सा ही जादू है जो किसी और के हाथों में नहीं है। धन्यवाद बेटा। चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं तेरे लिए कुछ बना देता हूँ। हाँ, क्या बनाऊं? कौन सी सब्जी खाएगा तू आज? वही जो आपके ढाबे पर मशहूर है, पालक पनीर। हाँ मामा, आपके हाथ का जैसा ये बना हुआ पालक पनीर इस पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। सोहनलाल का गांव में ही एक छोटा सा ढाबा होता है जिसका नाम द विलेज ढाबा होता है। उस ढाबे में वैसे तो सोहनलाल कई सारे अलग अलग प्रकार के पदार्थ बनाकर बेचा करता है, लेकिन उसके ढाबे पर सबसे ज्यादा पालक पनीर की बिक्री होती है और ग्राहकों को उसके ढाबे का पालक पनीर बहुत पसंद आता है। ओ भाई वाह, ये सोहन भरा, ये ओए होए तेरे हाथ का बना हुआ पालक पनीर एकदम वधिया ही वधिया है भैया। ओए मजा आई गया यार, मैनू तो और खाना सी। ओए बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। हाँ हाँ सोधी भाई, ये लो और लो। बहुत ही बढ़िया पालक पनीर बनाते हो भाई सोहनलाल तुम। आज मैं अपने घर वालों के लिए यहीं से पालक पनीर की सब्जी ले जाऊंगा। पैक कर दो जल्दी से। धन्यवाद भाई साहब, अभी पैक करता हूँ आपके लिए। हाँ हाँ कोई नहीं, वैसे अगले महीने की 7 तारीख को मेरे छोटे भाई की शादी है। मैं चाहता हूँ कि मेहंदी, संगीत, हल्दी और शादी का सारा खाना तुम्हारे ढाबे से ही मंगवाऊँ। तुम्हारे ढाबे के हर एक व्यंजन की अलग ही बात है, और पालक पनीर तो शहंशाह है भाई। है जी जी जी, क्यों नहीं भाई साहब, ये तो मेरा ही सौभाग्य होगा कि मैं आपके छोटे भाई की शादी में अपने हाथों से बना खाना दे सकूं। मैं ज़रूर बनाऊंगा और दूंगा आपको। चलो ठीक है फिर, तय रहा। सोहनलाल अपने ढाबे में दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है। स्कूल से दिव्यम ढाबे पर ही आ जाता है और वहाँ वो अपने मामा की मदद करता है। दिव्यम सोहनलाल को खाना बनाते देख देख कर धीरे धीरे सारे पदार्थ बनाना सीखने लगता है और ये देख सोहनलाल को बड़ा ही आश्चर्य होता है। दिव्यम बेटा, तुमने ये पनीर अपने हाथों से बनाया है? हाँ मामा, मुझे पनीर बनाना आता है। अब इसके बाद मैं पालक पनीर बनाऊंगा, फिर आप वो चक्कर बताना कैसा बना है। ठीक है बेटा। सोहनलाल से सीखकर दिव्यम दूध से पनीर तो बना लेता है और उसके बाद वो पालक पनीर की सब्जी भी बनाने की कोशिश करता है। मामा, मैंने पहली बार कोशिश की है आपकी तरह पालक पनीर बनाने की। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए। दिव्यम बेटा, तुम्हारा दिल पानी से भी ज्यादा साफ है, इसलिए तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना भी बेहद स्वादिष्ट होगा। अरे वाह, ये सच में तुमने ही बनाया है क्या? हाँ, ये ढाबे से अब थोड़ी सी सब्जी चुरा लाए हो तुम? हाँ नहीं मामा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्यों चुरा कर लाऊंगा सब्जी? ये मैंने अपने इन दोनों हाथों से ही बनाई है। अरे वाह दिव्यम बेटा, ये पालक पनीर की सब्जी तो बिल्कुल मेरी तरह ही बनी है। सच में मामा? हाँ दिव्यम बेटा, सच में। धन्यवाद मामा। चलो दिव्यम बेटा, अब बहुत हो गया ये सब। अगले महीने मैं तुम्हारी परीक्षा भी है ना? जाओ, जाकर बत्ती जलाओ और पढ़ने बैठ जाओ, फिर खाना खाकर आराम करना। ठीक है मामा, जैसा आप कहो। अगले दिन अचानक से गांव में बाढ़ आ जाती है और तभी दिव्यम और सोहनलाल दोनों बहकर अलग हो जाते हैं। दिव्यम शहर पहुंच जाता है जहां उसका कोई नहीं होता। वो रास्तों पर बेसहारा भटक रहा होता है। ये क्या हो गया? अब मैं अपने मामा को कहाँ ढूंढूंगा? सब कुछ खो दिया मैंने। मेरा गांव, मेरा मामा, मेरा स्कूल। अब मैं इस अनजान शहर में कैसे रहूंगा? माँ, पापा, भगवान जी, आप ही मुझे बचा सकते हो।
शहर में काफी ठंड बढ़ चुकी थी और उसी कपकपाती हुई ठंड में ठिठुरते हुए दिव्यम 2 से 3 रातों तक फुटपाथ पर भूखे पेट ही सोता है। उसके बाद वो अपने लिए काम ढूंढने निकल पड़ता है। उसे एक फूड स्टॉल दिखाई देता है। अंकल अंकल मुझे कुछ काम होगा तो दे दीजिए ना, मैं उस काम को करूँगा, जिसके बाद आप मुझे बस खाना देना, पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ अंकल प्लीज़। चल निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर, सड़क छाप भिखारी कहीं के। अरे हुलिया देखा है अपना तूने? हैं, बड़ा आया काम करेंगे। लेकिन अंकल मेरी बात तो सुनिए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो मैं लाठी से ही मारूंगा अब। धंधे के समय पर बीच बीच में आकर मेरा भेजा फ्राई कर रहा है। ये ले ये ले। अंकल 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 मत मारिए अंकल। ये ले और ले। वो आदमी बेचारे दिव्यम को लाठी लेकर बेरहमी से मारने लगता है और उसे धक्का मारकर सड़क पर फेंक देता है। तभी उसे उसी ढाबे में काम करने वाले एक गरीब नौकर राजेश बचा लेता है और चुपके से अपने घर ले जाता है। राजेश काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने घर लाए और मेरी मदद भी की, मेरी चोट पर दवा भी लगाई। अरे दिव्यम बेटा, तुम तो मेरे बेटे जैसे ही हो। अरे सुनती हो सुमित्रा, जल्दी से दिव्यम के लिए कुछ पका दो, बेचारा पिछले 3-4 दिनों से भूखा प्यासा है। जी अभी लाती हूँ कुछ पकाकर। सुमित्रा बाज थी, इसीलिए राजेश और सुमित्रा दिव्यम को अपने साथ ही रख लेते हैं और उसे अपने बेटे की तरह प्यार देते हैं। दिव्यम बेटा, साहब बहुत निर्दयी हैं। मैं भी उनके यहाँ बस कुछ और दिन ही काम करूँगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। वो ठीक से पैसे भी नहीं देते हैं। ये लो दिव्यम बेटा, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटी और आलू की सब्जी बनाई है। धन्यवाद सुमित्रा काकी। थोड़े दिनों बाद अचानक से राजेश का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है और तभी दिव्यम और सुमित्रा अकेले पड़ जाते हैं। सुमित्रा का तो रो रो कर हाल बेहाल हो जाता है। ये क्या हो गया? अब मैं कैसे जीऊंगी? दिव्यम बेटा, ये क्या हो गया? काकी संभालिए अपने आप को काकी। दिव्यम अब सुमित्रा की ढाल बनता है और अपने मामा से सीखे खाना बनाने की कला को अब काम में बदलने का तय करता है और शहर में ठेला लगाकर वहां सभी प्रकार के व्यंजन बेचता है और गांव की तरह शहर के रहने वाले लोगों को भी दिव्यम के हाथ का बना पालक पनीर बहुत पसंद आता है। हाय 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 हाय, क्या बात है, ये पालक पनीर तो एकदम अमेजिंग है। हो, मैं तो और खाऊंगा जी। जी जी लीजिए ना। दिव्यम अब ठेले पर खाना बेचकर ढेरों पैसे कमाने लगता है और सुमित्रा का ख्याल रखता है। उसके जीवन में उसने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, लेकिन अंत में उसने उन सभी चीजों से सीखकर जीवन में आगे बढ़ना सही समझा। और हमें भी हमेशा हिम्मत बांधकर आगे बढ़ते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। रंजीत अपनी बेटी गोपी के साथ रहता है। गोपी कॉलेज में पढ़ने जाती है। रंजीत गांव में पानी पूरी बेचता है और रंजीत के हाथ की पानी पूरी सभी को बहुत पसंद आती है। अरे वाह वाह, क्या बात है रंजीत भाई साहब, आनंद ही आ गया इस पानी पूरी को खाकर। अरे पूरे गांव में इकलौते तुम ही हो रंजीत भाई, जिसके पास तरह तरह के फ्लेवर्स वाली पानी पूरी मिलती है, वरना गांव में तो सभी बस वो पुराने जमाने वाली सादी पानी पूरी बेचते हैं। धन्यवाद भाई। ये लो तुम्हारी मेथी फ्लावर और तुम्हारी लहसुन फ्लेवर वाली पानी पूरी। अरे मुझे ना पानी पूरी खाने के बाद वो सूखा पूरी जरूर देना। हाँ अरे क्यों नहीं, वो तो हर ग्राहक का जन्म सिद्ध अधिकार होता है ना। मैं वो आप लोगों से कैसे छीन सकता हूँ। जो भी रंजीत के पास पानी पूरी खाने आता वो उसकी तारीफें किए बगैर जा ही नहीं पाता। कुछ लोग तो रंजीत की पानी पूरी की तुलना सीधे अमृत से करते हैं और ये सब जानकर उसकी बेटी गोपी और पत्नी वसुंधरा को बहुत खुशी होती है। ईश्वर करे बस यूं ही हमारा पानी पूरी का छोटा सा व्यापार चलता रहे। क्यों नहीं चलेगा माँ? जब पापा जैसे इतने होनहार व्यक्ति पानी पूरी बेचकर सबका पेट भरते हैं, इतनी अच्छी पानी पूरी बनाते हैं, तो कोई क्यों नहीं खाना चाहेगा इनके हाथों की पानी पूरी? हाँ गोपी बिटिया, ये बात तो तूने सही ही कही है। रंजीत जी, आप सच में बहुत अच्छी पानी पूरी बनाते हैं। शुक्रिया भाग्यवान, शुक्रिया। वैसे गोपी बिटिया, तुम्हें एक रोज की बात बताऊं? तुम्हारी माँ ने मेरे हाथों की पानी पूरी खाकर ही मुझसे प्रेम किया था और उसके बाद हमारी शादी तय हुई। ओहो, क्या बात है माँ। क्या जी, आप भी ना। वसुंधरा वहां से शर्माते हुए रसोई में चली जाती है।
देखिए पापा, कैसे शर्माते हुए भागी हैं माँ। हाँ हाँ गोपी बिटिया। खैर, अब तुम खाना खाकर जल्दी से पढ़ाई करने बैठ जाओ। हाँ बिटिया, अगले हफ्ते से तुम्हारी परीक्षा है। हाँ पापा। गोपी अपनी परीक्षाओं के लिए बहुत मेहनत करती है और अच्छे नंबर लाती है। लेकिन उसके बाद एक दिन अचानक से जब गोपी कॉलेज से घर आती है, तभी वो देखती है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। देख गोपी बिटिया, चले गए तेरे पापा हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। अब हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे इनके बिना। पापा, ये नहीं हो सकता पापा। पापा, आप मुझे और माँ को छोड़कर नहीं जा सकते पापा। पापा। इनके अचानक से हार्ट अटैक आया है गोपी। क्या? अपने पिता के जाने के बाद गोपी अकेली हो जाती है। अब उसके पास बस अपनी बूढ़ी माँ वसुंधरा का सहारा होता है। एक तरफ कॉलेज की पढ़ाई और दूसरी तरफ घर का खर्च। अब गोपी बहुत परेशान हो जाती है। तभी वसुंधरा उससे कहती है, गोपी बिटिया, तुझे घर खर्च की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूँगी और पैसे कमा कर तेरा और अपना पेट भरूंगी। तू केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे लाडो। नहीं माँ, आप बाहर जाकर काम नहीं करोगी। आपको अस्थमा है माँ, आप घर के कामों को भी सही से कर नहीं पाती। ऊपर से आपका बढ़ता हुआ घुटनों का दर्द और बीपी की प्रॉब्लम्स। नहीं नहीं, मैं आप पर किसी तरह का बोझ नहीं डालूंगी। आप घर पर ही रहोगी माँ। लेकिन बिटिया, अगर मैं घर पर रही तो घर खर्च कैसे चलाएंगे हम, कैसे करेंगे अपना जीवन यापन। मैं पानी पूरी बेचूंगी, ठीक उसी तरह जैसे पापा बेचा करते थे। क्या? ये तू क्या कह रही है गोपी? हाँ माँ, मैं पानी पूरी बेचकर पैसे भी कमाऊंगी और साथ ही अपनी पढ़ाई को भी पूरा करूंगी। लेकिन गोपी बिटिया, तू ये दोनों काम कैसे कर पाएगी? एक वक्त पर दो नाव पर सवार होने का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। तुझसे नहीं हो पाएगा ये बिटिया, समझने की कोशिश कर। अगर तन और मन से ठान लिया जाए तो दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है माँ, और मैं दोनों काम अच्छे से करूंगी। बस आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए माँ। गोपी अब रोज सुबह कॉलेज जाया करती और दोपहर से लेकर रात तक पानी पूरी बेचने लगती है। वो ठीक अपने पिता की तरह ही पानी पूरी बेचा करती है, जिसके लिए ग्राहक उसकी प्रशंसा भी करते हैं। वाह गोपी बिटिया वाह, तुम तो एकदम अपने पिता की तरह ही पानी पूरी बनाती हो। एकदम वही स्वाद, वही अपनापन महसूस होता है तुम्हारे हाथ की पानी पूरी को खाकर। हाँ गोपी बिटिया, तुम सच में बहुत मेहनती हो। पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी संभाल रही हो, वो भी इस उम्र में। वाकई में काबिले तारीफ काम कर रही हो तुम। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। धन्यवाद बिटिया। गोपी दिन रात मेहनत मशक्कत करती है और इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी वो परीक्षा में हर बार अव्वल आती रहती है, जिससे उसकी कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की कनिका उससे जलती है। कनिका, ये गोपी दोपहर से रात तक पानी पूरी बेचती है, उसके बाद भी ये हर बार परीक्षा में अव्वल आती रहती है। ये कैसे संभव हो सकता है? और हाँ, गोपी तो तुम्हें भी पीछे छोड़ रही है अब तो। ज्यादा दांत मत दिखाओ त्रिशा, वरना मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे ये सारे सड़े हुए दांत फोड़ दूंगी। मैं कनिका हूँ और कनिका को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। अब तू देख गोपी, कैसे तेरे रास्ते की काली बिल्ली बनती है ये कनिका। कनिका और त्रिशा रात में अपने चेहरों पर कपड़ा बांधकर उसी रास्ते से जाती हैं जिस रास्ते से गोपी अपने घर की तरफ जाती है। और वो रास्ते में जाते समय अचानक से गोपी की आंखों में एक ऐसा पाउडर छिड़कते हुए भागती हैं जिससे गोपी अंधी हो जाती है। आ नहीं, मेरी आंखें। अब देखना त्रिशा, ये अंधी गोपी अब ना तो पढ़ पाएगी और ना ही पानी पूरी बेच पाएगी है। मानना पड़ेगा कनिका, बहुत ही चालाक और चंट निकली तुम तो। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। बेचारी गोपी को वहां के आस पड़ोस वाले उसके घर ले जाते हैं और वसुंधरा उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन डॉक्टर इलाज के लिए पूरे 3 लाख रुपए मांगते हैं। 3 लाख रुपए? जी वसुंधरा बहन, पूरे 3 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा तुम्हें। तब जाकर गोपी की आंखों का ऑपरेशन होगा। उसके बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस से फिर लौट आएगी। लेकिन 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं? वसुंधरा बहुत परेशान हो जाती है। घर जाते समय रास्ते में एक आदमी भोपू में घोषणा करते हुए जाता है।
सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वासियों सुनो, हमारे गांव में होने जा रहा है एक 5 मिनट कुकिंग कंपटीशन। जो व्यक्ति 5 मिनट में कोई भी अच्छी डिश बनाएगा और वो अगर जजेस को पसंद आ गई तो उसे मिलेंगे पूरे 5 लाख रुपए इनाम के। सुनो सुनो सुनो। ये सब गोपी सुन लेती है। माँ, मैं इस कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ, मुझे वहाँ ले चलो ना माँ। गोपी बिटिया, तू ये कैसी बातें कर रही है? बिना आंखों की रोशनी के तू पानी पूरी कैसे बना पाएगी? माँ, बिना देखे ही मैं महसूस करके भी पानी पूरी बना सकती हूँ। रोज़ बनाकर मुझे आदत सी हो गई है। आप मुझे प्लीज़ ले चलो ना वहाँ पर। गोपी के बहुत जिद करने पर वसुंधरा उसे उस कंपटीशन में ले जाती है, जहाँ पर अंधी गोपी पानी पूरी बना लेती है और वो पानी पूरी जजेस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, जिसके बाद वो गोपी को ही विनर बनाते हैं और वो पूरे 5 लाख रुपए का इनाम जीत लेती है और अपना इलाज कराती है। वहीं कनिका और त्रिशा दोनों का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद वो दोनों जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाती हैं। इस तरह उन्हें अपने बुरे कर्मों का फल मिल जाता है। सिया अपनी सास मालती और पति भावेश के साथ रहती है। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक से भावेश को कैंसर की बीमारी हो जाती है। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो बच नहीं पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। भावेश, ए भावेश बेटा, ये क्या हो गया? तू मुझे और सिया बहू को छोड़कर नहीं जा सकता है भावेश बेटा। भावेश उठो ना, आंखें खोलो अपनी। हम दोनों अब तुम्हारे बिना क्या करेंगे, कैसे रहेंगे? ये सच नहीं है, ये नाटक करना बंद करो और उठ जाओ भावेश। लेकिन नहीं, यही सच था। भावेश जा चुका था। उसकी मौत के बाद उसकी बड़ी बहन मोहिनी वहाँ अपने पति विराज के साथ आती है और वो दोनों वहाँ कुछ दिन रहते हैं। एक रात, यही सही वक्त है मोहिनी, हमें अपने मकसद को अंजाम देना चाहिए। हाँ विराज, मैंने माँ और सिया के खाने में नींद की दवा मिला दी थी। वो दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। क्रूर विराज और मोहिनी सिया और मालती के अंगूठों के छापे जायदाद के कागजों पर लगवाती हैं। 24 घंटों बाद जब सिया और मालती की नींद खुलती है, तभी वो दोनों अपने आप को घर के बाहर सड़क पर सोई हुई पाती हैं और उनका सारा सामान भी घर से बाहर फेंका हुआ होता है। बहू, ये क्या हो गया? हम यहाँ बाहर कैसे? माँ जी, हमारा सामान भी यहाँ पड़ा हुआ है। ये सब किसने किया? कहीं हमारे घर में एक चोर तो नहीं घुसा है? चोर नहीं, हम हैं। अब ये घर मेरा और मेरे पति विराज का है और तुम दोनों का इस घर पर कोई हक नहीं, क्योंकि मैंने तुम दोनों को नींद की दवा देकर सुलाया था और नींद में ही तुम्हारे अंगूठों के छापे भी छपवा लिए थे जायदाद के कागजों पर। बेचारी बुढ़िया और विधवा। चलो फूटो अब यहाँ से। अब तुम दोनों का यहाँ कुछ नहीं रहा। हाँ, तुम दोनों को अगर इस घर में रहना है तो तुम दोनों रह सकती हो, लेकिन नौकरानी बनकर। मालती और सिया दोनों मोहिनी और विराज से मिले धोखे से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। आपने ये अच्छा नहीं किया दीदी। नंदोई जी, आप दोनों इतने अच्छे थे, लेकिन हमें आज पता चला कि आप दोनों ने तो बस अच्छाई का झूठा मुखौटा पहन रखा था। असल में तो आप दोनों शैतान से भी बुरे हो। तुम दोनों को एक माँ की बद्दुआ लगेगी। तुम दोनों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अरे तुझ जैसी बेटी इस दुनिया में किसी माँ को ना जन्मे, मूर्ख नालायक कहीं की। माँ, चलो बहुत भाषण दे दिया आप दोनों ने, अब निकलो यहाँ से, वरना मैं आप दोनों को बेरहमी से धक्के मार कर निकाल दूंगी। मालती और सिया दोनों को ना चाहते हुए भी अपने ही घर को छोड़कर जाना पड़ता है। ठंड बहुत होती है और ऐसे में दोनों सास बहू कपकपाने लगती हैं। रात में उन्हें कहीं सोने की जगह नहीं मिलती, इसीलिए वो दोनों बस स्टॉप पर ही सो जाती हैं। क्या दिन दिखा रही है मेरे कोख से जन्मी हुई बेटी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ही मेरे साथ ऐसा करेगी। माँ जी, अब जो हुआ उसे बार बार याद करके कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि अपनों से मिले घाव बहुत देर तक रहते हैं, लेकिन हमें इस मुश्किल भरे समय में हिम्मत ना हार कर आगे बढ़ना ही होगा। अपने लिए ना सही, लेकिन भावेश के लिए। तू सही कह रही है बहू, हम हार नहीं मानेंगे और अपना जीवन जी कर ही रहेंगे,
चाहे कोई हमारी राह में कितने ही कंकड़ क्यों न डाले। ये हुई ना बात माँ जी। सिया और मालती अगली सुबह गांव में काम ढूंढने निकल पड़ते हैं। दिन भर काम ढूंढने पर उन्हें शाम में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने का काम मिलता है। वो दोनों उस काम को करने के लिए ज़रा भी नहीं कतराती और मजदूरी करके पैसे कमाने लगती हैं और एक छोटे से किराए के घर में रहने लगती हैं। माँ जी, धीरे धीरे यूं ही पैसे इकट्ठा करके हम दोनों अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। याद है आपको, हम दोनों की चाय भावेश को कितनी पसंद आती थी, और तो और बाकी लोगों को भी। हाँ बहू, सभी हमारे हाथ की कुल्हड़ चाय पीने के लिए बहाने मार कर घर आया करते थे। ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। जी माँ जी, इसीलिए मैंने सोचा है कि हम दोनों अपना छोटा सा चाय का स्टॉल लगाएंगे जहाँ हम कुल्हड़ चाय और नाश्ता बेचेंगे। अरे वाह बहू, ये तो काफ़ी अच्छा सुझाव है। इससे हम दोनों अच्छे पैसे भी कमा सकेंगे। हाँ माँ जी, बस इस व्यापार को शुरू करने के लिए हमें पैसे इकट्ठा करने होंगे और वो तभी हो पाएगा जब हम और 1 महीने तक मजदूरी करेंगे, क्योंकि इस समय तो हमें कोई उधार पैसे देने से रहा और हमें किसी की मदद चाहिए भी नहीं। हाँ बहू, हम दोनों 1 महीने तक मेहनत से मजदूरी करेंगे और उन पैसों से ही अपना कुल्हड़ चाय का व्यापार शुरू करेंगे। हाँ। सिया और मालती 1 महीने तक मजदूरी करके पैसे जोड़ लेती हैं और फिर अपना स्टॉल लगाती हैं जहां वो कुल्हड़ चाय बनाकर बेचने लगती हैं। साथ ही नाश्ते में पोहे, पराठे, बिस्किट और अन्य व्यंजन भी बेचते हैं। ओहो हो, क्या स्वादिष्ट और कमाल की कुल्हड़ चाय है भाई। ये एकदम अलग ही मजा है इसे पीने का। मैं एक और कुल्हड़ चाय पीऊंगा भाई। ज़रूर ज़रूर। माताजी, बहन जी, आप दोनों का ये कुल्हड़ चाय स्टॉल तो बहुत ही शानदार है। यहाँ की कुल्हड़ चाय जैसी चाय पूरे गांव में कहीं नहीं है। स्वाद भी अच्छा है और दाम भी ज्यादा महंगा नहीं है। यूं ही हमारे चाय के स्टॉल पर चाय पीने आते रहे ना बेटा, खुश रहो। हाँ जी माताजी, धन्यवाद। अब सिया और मालती दोनों का कुल्हड़ चाय स्टॉल 1 हफ्ते में ही पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। उनके स्टॉल के बाहर सुबह से लेकर शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। इन सबको देख उस गांव का दूसरा चाय वाला लालू चंद दोनों सास बहू से बहुत जलते हैं। इन दोनों सास बहू की तो ऐसी की तैसी, मेरे तो पेट पर लात मार रखी है इन दोनों ने। नहीं, इन दोनों का ये कुल्हड़ चाय स्टॉल मैं चलने नहीं दूंगा। मैं इन दोनों को अपने रास्ते से हटाकर ही चैन की सांस लूंगा। लालू चंद उन दोनों सास बहू के दूध में चुपके से पानी की मिलावट करता है। अब दूध में पानी की मिलावट से कुल्हड़ चाय का स्वाद ही बदल जाएगा। तब आएगा मजा। सिया और मालती जब अपने ग्राहकों को उस पानी से मिले हुए दूध की चाय बनाकर देते हैं, तब स्वाद बदलने पर ग्राहक कहते हैं, अरे ये क्या, आज की चाय में वो बात नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ माताजी, आज कुल्हड़ चाय पीने में कुछ मजा नहीं आ रहा है। रहने दीजिए आप, अब हमें आपके यहाँ की चाय पीनी नहीं है। लेकिन बेटा मेरी बात तो सुनो। भाई साहब रुक जाइए, हम अभी दूसरी चाय बनाकर देते हैं। सिया और मालती ग्राहकों के उल्टे पांव लौट जाने से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो दोनों बाद में देखते हैं कि दूध में अधिकतर पानी ही है। ये देख वो दोनों हैरान हो जाती हैं। ये क्या, सुबह जब मैंने देखा था तब ये दूध तो एकदम सही था, और अब इसमें पानी की मिलावट किसने की? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है बहू। मालती और सिया की परेशानियां और ज्यादा बढ़ने के लिए लालू चंद उस रात उनके स्टॉल से सारा सामान ही गायब कर देता है और उस गांव के कबाड़ी वाले को बेच देता है। अगली सुबह सारा सामान गायब देख वो दोनों घबरा जाती हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ बहू? हमारे स्टॉल का सारा सामान गायब हो चुका है। अब हम क्या करेंगे माँ जी? तभी उन दोनों को एक औरत आकर कहती है, अरे मालती बहन, तुम्हारे चाय के स्टॉल का सारा सामान बेच क्यों दिया कबाड़ में? कबाड़ में? नहीं, हमने नहीं बेचा बहन, चोरी हो गया है शायद। नहीं तो चोरी नहीं हुआ है, मैं अभी अभी देख के आ रही हूँ। तुम्हारे स्टॉल का सारा सामान तो वहाँ गुलशन कबाड़ी वाले के पास पड़ा है। क्या? अरे क्या? सिया और मालती दोनों फौरन गुलशन कबाड़ी वाले के पास जाती हैं और उसके पास से पता चलता है कि लालू चंद ने उस सामान को गुलशन कबाड़ी वाले को लेकर दे दिया था।
ये जानने के बाद सिया और मालती अन्य गांव वासियों के साथ लालूचंद के चाय स्टॉल पर जाती हैं और सभी गांव वाले लालूचंद को उसके इस बुरे कर्म के लिए मारते हैं और उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके बाद दोनों सास बहू अपना कुल्हड़ चाय व्यापार जारी रखती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।